पढ़ना है हमें क्या? डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड, जैसे चावल की डिमांड, गेहूं की डिमांड। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो जैसे हम डेली क्या क्या वर्ड्स बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए, हम उसके लिए वर्ड्स ये बोलते हैं कि मेरा ये वांट है, या फिर मेरा ये डिजायर है, या फिर मेरा ये डिमांड है। हम तीन अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट दिस, आई डिजायर दिस, या फिर आई डिमांड दिस। हम तीनों ऐसे यूज करते हैं ना इंटरचेंजेबली, कि जैसे तीनों का सेम मतलब है, बट तीनों का सेम मतलब नहीं है। जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म में पढ़ते हैं तो तीनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक वांट जो है, वांट का मतलब सिर्फ चाहना। एक वांट डिमांड तब बनेगा जब दो और चीजें यहाँ पे ऐड हो, एक मनी टू पे फॉर इट एंड द रेडीनेस टू एक्चुअली स्पेंड दैट मनी ऑन इट। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले कि तुमने ये सोचा कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे तुम्हें ये बोला कि मुझे गेमिंग लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो ये गेमिंग लैपटॉप चाहिए, ये तुम्हारा क्या है? वांट है कि एक गेमिंग लैपटॉप मेरे पास भी होता तो मजा आता, मैं भी गेम खेलता। ये तुम्हारा वांट है सिंपली। ठीक है, अब डिजायर क्या है? तो डिजायर है, इट इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। कि पहले तुमने अपना वांट बनाया कि मुझे एक गेमिंग कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो पहले तुमने अपना वांट बनाया कि गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तुम्हारे पास पैसे भी आ गए पे करने के लिए। ठीक है, कि अब पैसे हैं, मैं पे करके ले सकता हूं। तो अब तुम्हारा एबिलिटी टू पे आ गया, तो ये तो वांट तुम्हारा क्या बन गया? डिजायर। तो गेमिंग लैपटॉप तुम्हारा जो था वो पहले तुम्हारा वांट बना, फिर तुम्हारा क्या बना? डिजायर। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज चाहिए, 100 रुपए की है, मेरे पास 100 रुपए पड़े भी हैं, लेकिन फिर मुझे ये याद आया कि छोड़ो, 100 रुपए यहाँ पे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं 100 रुपए का कुछ और ले लूं। ठीक है, तो वहां पे 100 रुपए होते हुए भी तुमने पे नहीं किया, तुमने वो चीज नहीं खरीदी, तो वो डिजायर पे आकर के रुक गया। वांट कब बना? कि जब तुमने फाइनल स्टेप दिखाया, जैसे ही तुमने क्लिक किया, पेमेंट किया, वो तुरंत क्या बन गया? डिमांड। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पर्सन मस्ट बी रेडी टू एक्चुअली पार्ट विद द मनी, मतलब वो पैसे को छोड़ने के लिए तैयार है फॉर दैट गुड। एंड राइट नाउ एट प्रिवेलिंग प्राइस, जो प्राइस अभी चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। ठीक है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो अभी के हिसाब से मुझे चाहिए। तो ओनली व्हेन एबिलिटी टू पे मीट द विलिंगनेस टू पे डज अ वांट बिकम डिमांड। ठीक है, कि तुम्हारी पे करने की क्षमता है, तुम्हारी खरीदने की क्षमता है। जैसे अब जैसे मान लो कि जितनी भी चीजें हैं मुकेश अंबानी खरीद सकता है, तो क्या हर चीज मुकेश अंबानी के हिसाब से मैं सोच के डिमांड मान लूं कि मुकेश अंबानी तो खरीद सकता है, मतलब मेरे इस नोट्स का डिमांड है। मुकेश अंबानी खरीद सकता है, मतलब मेरे इस पेन का डिमांड है। मुकेश अंबानी खरीद सकता है, उसके पास खरीदने की क्षमता है, तो इसका मतलब कि मेरा ये टी शर्ट मैं बनाता हूँ वो खरीद लेगा? नहीं, जब तक कोई आदमी एक्चुअली में पे ना कर दे तब तक वो चीज डिमांड नहीं बनती। पैसा, सोचना कि मुझे ये चीज चाहिए, ये सिर्फ एक वांट है। उस सोचने के साथ तुम्हारे पास पैसे भी हो, तुम्हारी क्षमता भी हो वो खरीदने की, तो वो डिजायर है। और तुम एक्चुअली में वो चीज खरीद लो तो वो डिमांड है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे हम डिमांड सबसे पहले तो पढ़ते क्यों है, हम क्यों समझ रहे हैं। तो डिमांड जो होता है ना, वो हमें बताता है कि मार्केट में कोई भी चीज कितनी बनानी है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं टी शर्ट का बिजनेस करता हूँ, मैं ये टी शर्ट्स बनाता हूँ। ठीक, तो मैं जब ये टी शर्ट बनाऊंगा तो मैं कितने टी शर्ट बनाऊं और कितने दाम में बेचूं, तो वो मैं कब बना पाऊंगा? जब मुझे पता चले कि मार्केट में इस टी शर्ट की डिमांड कितनी है। ठीक है, तो जब लोग खरीदेंगे तो मुझे पता चलेगा कि 100 लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब 100 का डिमांड है, तो मैं 100 बनाऊंगा। तो चार बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिमांड के स्टेटमेंट में। पहला कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि डिमांड जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे होता है। ऐसा नहीं कि वेट करो जब बिग बिलियन डेज आएगा तब हम खरीदेंगे, जब सेल लगेगा तब खरीदेंगे। एक पर्टिकुलर प्राइस पे होता है। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, कि कितने यूनिट्स, ऐसा नहीं कि कुछ खरीदूंगा, पर्टिकुलर यूनिट्स कि 10 5 20 इतने खरीदेंगे। और विलिंगनेस टू बाई, कि जेन्युइन इंटेंशन हो कि हाँ मुझे खरीदना है सही में, मैं पैसे पे करने को तैयार हूँ और मैं पे कर रहा हूँ। अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक दिन में, एक वीक में, एक मंथ में, या एक साल में। क्योंकि डिमांड जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट नहीं है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो का मतलब इसको हम तुरंत एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देख सकते। जैसे हम, हमारे पास
कितना सामान का स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना हमारे पास पीछे माल रखा हुआ है किसी चीज का, तो वो स्टॉक है कि उसको हम एग्जैक्टली देख सकते हैं अभी करेंटली 7:08 पे कितना है। लेकिन डिमांड हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है कि 2 दिन में डिमांड कितना आया, एक सप्ताह में कितना आया, एक मंथ में कितना आया, या एक ईयर में कितना आया। तो वही कह रहा है कि मान लो कि एक आदमी है अर्जुन, जो कि एक ऑनलाइन स्टोर में स्क्रॉल कर रहा है और उससे 90,000 का स्मार्टफोन दिखा, वो ही रियली वांट्स इट, उसे वो चाहिए। तो वो क्या है, सिर्फ एक वांट है। उसके बैंक अकाउंट में 90,000 रुपए भी पड़े हुए हैं, तो अब ये वांट क्या बन गया, डिजायर बन गया। बट ही डिसाइड्स कि अभी वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी वो इतना, उसके पास कोई और भी 2-4 काम हो, सोच रहा हो कि क्या पता यहाँ भी लग जाए, तो डिमांड अभी भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने बाय नाउ का बटन दबाया और पे कर दिया, वो तुरंत क्या बन गया, डिमांड। ठीक है, तो ये डिमांड होता है। जो शॉपकीपर्स होते हैं, ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्लानर्स होते हैं, वो कभी भी किसी भी वांट या फिर डिजायर के आसपास में, वांट या फिर डिजायर, इसके आसपास में अपनी प्लानिंग नहीं करते। वो प्लानिंग किसके आसपास में करते हैं, डिमांड के बेसिस पे, क्योंकि डिमांड ही उन्हें बताता है कि कितना लोग इस गिवन प्राइस पे खर्च करने को तैयार है। क्योंकि डिमांड तो बढ़ाया घटाया जा सकता है अपने मन से। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मैं 20 रुपए का बेच रहा हूँ, अभी कोई नहीं खरीद रहा है, 5 लोग खरीद रहे हैं, 10 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो डिमांड 20 है। लेकिन जैसे ही मैंने प्राइस कम कर दिया, मैंने 5 रुपए कर दिया, तो हो सकता है 200 लोग खरीदने लगे, तो डिमांड बढ़ घट सकता है। तो एट अ गिवन प्राइस कितना लोग खरीद रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिमांड। ठीक है, यहाँ पे यही चीज जब हम ऑनलाइन, जब भी कभी भी किसी भी ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग उस पे जाते हैं, तो वहां पे ऑनलाइन स्टोर शो करते हैं कि एक्स पीपल बॉट दिस इन लास्ट 24 आवर्स। ठीक है, इतने लोगों ने खरीदा है एक महीने में, पिछले एक महीने में इतने लोगों ने इस पे रिव्यू दिया है, ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये जो इतने लोगों ने खरीदा है लास्ट 24 आवर या फिर 1 मंथ में, वो डिमांड है। इंटरेस्ट वहां पे डिमांड नहीं है, वो कभी ये नहीं दिखाते कि इतने लोग ये चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, वांट प्लस एबिलिटी टू प्ले प्लस विलिंगनेस टू पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड। और डिमांड जो होता है वो हमेशा एक स्पेसिफिक प्राइस पे होता है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए होता है, और ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि क्या क्या चीजें हैं जो कि डिसाइड कराती हैं कि डिमांड होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, क्यों होगा। तो वो होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि 10 रुपए का मैं चीज बेच रहा हूँ 20 रुपए का, अभी 10 रुपए कर दिया तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइस एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, कि प्राइस के हिसाब से डिमांड बढ़ेगा घटेगा। ऐसे ही और भी कुछ चीजें हैं जो कि डिमांड को डिटरमिन कराती हैं, कि डिमांड होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, वो इन इन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो ये वो फोर्सेज हैं जो कि इंडिविजुअल बायर्स को फोर्स करती हैं कोई चीज खरीदने पे। क्या है जो फोर्स करता है, तो पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस, कि कोई भी चीज तुम्हें चाहिए, अभी तुम्हारे अभी लैपटॉप जो 90,000 का मिल रहा है, अभी वो 5,000 का मिलने लगे, तो तुम सब के सब जाकर के एक एक दो दो लैपटॉप खरीद लोगे। क्यों, क्योंकि अभी तक तुम प्राइस की वजह से रुके हुए थे, प्राइस ज्यादा था। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने डिटरमिन कराया, प्राइस एक डिटर्मिनेंट बन गया डिमांड का, कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। ठीक है, अभी हम इंडिविजुअल डिमांड देख रहे हैं, एक एक आदमी का, तुम में से हर एक का। ठीक है, तो सबसे मोस्ट पावरफुल डिटर्मिनेंट है ये प्राइस। प्राइस जितना कम, डिमांड उतना ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये। नॉर्मली हायर प्राइस लोअर डिमांड, और लोअर प्राइस तो हायर डिमांड। जैसे ऐसे ही मूवी टिकट्स हैं मल्टीप्लेक्स में, मान लो 150 के थे, अब 300 के हो गए, तो अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मूवी नहीं देखेंगे या फिर कम देखेंगे। लेकिन अब इसी के जगह पे दूसरा एक होता है कि जैसे जो बिजनेसेस होते हैं वो फेस्टिव सीजन्स में, दिवाली, होली, ये सब टाइम पे डिस्काउंट्स देते हैं, यानी कि प्राइस कट करते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय उनको ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना होता है। ठीक है, दूसरा होता है, पहला तो हो गया प्राइस, दूसरा हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि उससे रिलेटेड गुड का डिमांड, मतलब कि दो तरह के गुड होते हैं, सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो उसको हटा के तुरंत उसकी जगह पे आ जाएंगे। जैसे कोक की जगह पे पेप्सी आ सकता है, पेप्सी की जगह पे थम्स अप आ सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक को हटा के कंप्लीटली दूसरा। और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स गुड, जो कि साथ साथ चलते हैं, एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं चल पाएगा। जैसे अगर चाय पत्ती नहीं होगा तो फिर चीनी का भी काम नहीं, या फिर चीनी नहीं है तो चाय पत्ती का भी काम नहीं।
ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं कि दोनों साथ साथ चलेंगे, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जो प्राइस और डिमांड है अदर गुड्स का, वो सेम डायरेक्शन में चलता है। सेम डायरेक्शन का मतलब कि प्राइस एक का बढ़ेगा तो डिमांड दूसरे का बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन सब्स्टिट्यूट गुड्स द प्राइस एंड डिमांड फॉर अदर गुड मूव इन सेम डायरेक्शन। जो पहले का प्राइस और दूसरे ऑब्जेक्ट का डिमांड वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। पहले का प्राइस बढ़ा, दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो थम्सअप का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर थम्सअप का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं। कि जैसे मान लो कि अभी पेप्सी और थम्सअप दोनों छोटे वाले कितने कितने में आते हैं, दोनों 40 में आते हैं। पेप्सी अगर कल से 50 का हो गया तो फिर पेप्सी का अपने आप डिमांड कम, अब थम्सअप का डिमांड बढ़ गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि यहाँ पे अपोजिट चलते हैं, ठीक है, कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा। मतलब कि तुम चीनी का प्राइस बढ़ा दो तो चाय पत्ती का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब चीनी बहुत महंगा हो गया तो चाय अब लोग कम पी रहे हैं, तो चाय कम पियेंगे तो फिर वो चाय पत्ती भी कम खरीदेंगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ। तो सिंपल है कि प्राइस और दूसरा क्वांटिटी का डिमांड अपने आप बढ़ेगा कब? जब दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। और एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा कब? जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, ठीक है। तो जैसे ऑटो रिक्शा यूनियंस ने और कैब एग्रीगेटर्स ने दोनों का फेयर देखा, बिकॉज अ फेयर हाइक्ड बाय वन पुशेस राइटर टुवर्ड्स द अदर। मतलब कि तुम देखना अक्सर ऑटो और कैब दोनों के दाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग लगभग ऑलमोस्ट अपने सर्विस के हिसाब से ठीक ठीक रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक ने बहुत ज्यादा दाम बढ़ा दिया, अगर ऑटो वालों ने बहुत ज्यादा दाम बढ़ा दिया तो फिर कैब वाला लोग क्या करेंगे? कैब से जाने लगेंगे, ठीक है। तो वो आसपास ही रखते हैं डिमांड। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इनकम पे भी डिपेंड करता है किसी भी चीज का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, चेंज होता है, वैसे वैसे जो वो खर्च कर पाते हैं वो भी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि गुड जो है वो नॉर्मल है या फिर इंफीरियर है। इसका मतलब सिंपल ऐसे समझो कि अगर अभी मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो मेरा डिमांड 1 लाख के आसपास का होगा। लेकिन मैं 2 लाख कमाने लगा तो मेरा डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा चीजें डिमांड करूंगा। अब हो सकता है मैं कम भी डिमांड करूं। क्यों? वो डिपेंड करेगा किस पे? तो नॉर्मल या फिर इंफीरियर गुड्स पे। तो देखो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स होते हैं जैसे ये टी शर्ट हुआ, ठीक है, जैसे खाना पीना हुआ, जैसे कपड़े हुए, ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स हैं। तो क्या होगा? जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, मैं वैसे वैसे कोई चीज ज्यादा खरीदूंगा। अभी मैं कम कपड़े खरीदता हूँ क्योंकि कम सैलरी है, अब मैं ज्यादा खरीदूंगा क्योंकि ज्यादा सैलरी है। तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, या फिर इंफीरियर गुड्स को हम गिफन गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? तो ये वो गुड्स होते हैं जिनका जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे इनका डिमांड कम हुआ। जैसे रोड के किनारे 100 रुपए में कोई टी शर्ट मिलता हो, तो मान लो कि मेरी सैलरी अभी 5,000 है या फिर बहुत कम है, तो मैं क्या करता हूँ, रोड के किनारे जो टी शर्ट मिलता है 100-100 रुपए का, वो मैं खरीद के पहनता हूँ। लेकिन मेरी इनकम बढ़ी तो अब मुझे वो वाले टी शर्ट पसंद नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है? नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ठीक है, या फिर गिफन गुड्स। तो उनकी डिमांड कम होती है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ता है, उनकी डिमांड कम होती जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगा तो, और जब इनकम कम होगा तो कम होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वैसे इंफीरियर गुड्स के लिए उल्टा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कुछ चीजें इनकम या फिर प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है, तुम कैसी चीजें चाहते हो। यहाँ पे टेस्ट का मतलब स्वाद वाला नहीं, टेस्ट का मतलब कैसे कपड़े पहनना, कैसा लाइफस्टाइल, कैसी चीजें पसंद है तुम्हें, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है। तो हमारे फैशन हैबिट्स, एडवर्टाइजिंग, फिर हेल्थ कॉन्शियसनेस, सोशल, हमारे जो सर्कल हैं, तो उन चीजों पे भी डिपेंड करती हैं कि अगर सोशल सर्कल में हमारे दोस्त वो चीज कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, ठीक है। अगर एडवर्टाइजिंग में कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे भी वो चीज चाहिए, या फिर अगर मेरी हैबिट हो गई है इन चीजों की तो मुझे वो चीज चाहिए। तो वो चीज कई बार प्राइस और इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है।
तो अगर कोई कमोडिटी फैशनेबल बन गई या फिर जेन्युइनली कंज्यूमर्स उसको प्रेफर करने लगे, तो एडवर्टाइजिंग या फिर इन्फ्लुएंसर ट्रेंड्स या फिर इंस्टा वगैरह के थ्रू देख करके, या फिर हेल्थ बेनिफिट्स हैं उससे, या फिर फेस्टिवल सीजन है उसकी वजह से, तो वहां पे उसका डिमांड ऑटोमेटिक राइज कर जाएगा, चाहे उसके प्राइस में, चाहे तुम्हारे इनकम में कोई भी चेंज ना आए, चाहे तुम्हारी इनकम अभी भी उतनी ही है, चाहे उसका प्राइस अभी भी उतना ही है, फिर भी उसके डिमांड में चेंज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चल गया। ठीक है, तो ये भी होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई क्रिकेट स्टार है, अगर वो कोई पर्टिकुलर ब्रांड का स्पोर्ट्स शूज पहने हुए देख लो, तो तुम भी उसी को खरीदना चाहोगे कि इसने खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च करते हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करते हैं, कि अपनी ब्रांड्स को सेलिब्रिटीज के साथ दिखाते हैं, कि लोगों को लगता है सेलिब्रिटी यूज कर रहा है तो मैं भी यूज करूंगा। तो यही सब की वजह से क्या होता है ना, कि चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। इन सब चीजों में कई बार फंसना भी नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझो कि कोई भी एक टी शर्ट, जैसे ये जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, ये मुश्किल से मुश्किल 800-900 का है। ठीक है, अब सेम टी शर्ट अगर कोई ब्रांड हो यहाँ पे पर्टिकुलर, और उस ब्रांड को मान लो शाहरुख खान या फिर रोनाल्डो या फिर मेसी, ऐसा कोई बड़ा आदमी कोई इसे इंडोर्स करता हो, तो फिर उन्होंने इंडोर्समेंट में क्या किया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। ठीक है, अब ये जो करोड़ों रुपए खर्च किया वो कहाँ से लाएंगे, वो यहीं से लाएंगे। तो वो इस 900 के टी शर्ट को, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े लोग पहन रहे हैं, तो इसी 900 के टी शर्ट को वो फिर 9000 में या फिर 1900 में बेचेंगे। ठीक है, और मैं इसको, जबकि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस होगा। ठीक है, 100 रुपए और 900 रुपए के कपड़े में फर्क होता है। ठीक है, कि 100 रुपए का कपड़े का फैब्रिक बहुत खराब होगा, 900 का फिर भी ठीक है, 900 1000 रुपए में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। बट तुम 900 से 9000 गए, इसका मतलब तुम ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रहे हो, बहुत माइनर डिफरेंस होगा। उस ब्रांड का वैल्यू है, बस उस ब्रांड का नाम है, तो तुम ब्रांड के कपड़े खरीद रहे हो, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता। चाहे तुम ब्रांड के पहनो, चाहे तुम बिना ब्रांड के पहनो, दोनों से तुमको कंफर्टेबल सेम मिलना है लगभग। ठीक है, बस ये ब्रांड का पहनते हो तो बस दिखाने के लिए एक हो जाता है कि मैंने ब्रांड का पहनना है, बाकी वो पैसे एक्स्ट्रा जो होते हैं वो फालतू ही जाते हैं, उससे तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है क्योंकि ये सेलिब्रिटी ने पहना है तो मुझे भी पहनना है ये कपड़ा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है जो कि डिटरमिन करेगा कि मैं कोई चीज ज्यादा खरीदूं कि नहीं खरीदूं? डिमांड। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई चीज अभी, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एप्पल ने, अभी एक्चुअल में हुआ क्या है ना, कि इसमें बहुत एआई की वजह से ना लोग बहुत सारी चीजें जनरेट करने लगे हैं, बहुत सारा डेटा का यूज होने लगा है। ठीक है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट होने लगा है, तो इसकी वजह से जो भी मेमोरी कार्ड्स वगैरह होती हैं, जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं चीजों को, रैम हुआ, ठीक है, या फिर रोम हुआ, या फिर मेमोरी कार्ड हुआ, इन सब का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इनका डिमांड बढ़ गया है। डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि बहुत सारा स्पेस चाहिए लोगों को। मान लो पहले मैं एक दिन में एक वीडियो बनाता था, अब मैं एक दिन में 50 चीजें बनाता हूँ, 50 वीडियो जनरेट कर लेता हूँ एआई से, 50 फोटोज बना लेता हूँ। अब मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए रखने के लिए, तो ज्यादा स्पेस चाहिए एआई की वजह से, तो क्या हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। दूसरी चीज का कि एआई आने की वजह से जो मेमोरी कार्ड है उसका डिमांड बढ़ गया। अब जब मेमोरी कार्ड का डिमांड बढ़ा है, तो ऑब्वियस है कि जिन जिन चीजों में मेमोरी कार्ड बढ़ा है उसकी वजह से बाकी चीजों का डिमांड बढ़ेगा, बाकी चीजों का दाम बढ़ेगा। ठीक है, तो एप्पल ने क्या किया कि इन्हीं बढ़ने की वजह से जो भी मेमोरी कार्ड वगैरह का प्राइसेज हैं वो बढ़ गए, उनका आसानी से मिल नहीं रहा था, तो एप्पल ने जो प्रोडक्ट एप्पल का 90,000 में मिल रहा था, वो प्रोडक्ट एप्पल ने 1,25,000 में कर दिया। ठीक है, एप्पल ने एक ही दिन सबका दाम बढ़ाया था, उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था और बोला था कि कल से ये रिवाइज्ड प्राइसेस हैं, बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया कि अगले दिन डिमांड बढ़ने वाला था, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जा जा करके एप्पल के डिवाइसेस खरीद लिए, आईफोन खरीद लिया, मैकबुक खरीद लिया, एप्पल टीवी खरीद लिया, जो जो चीजें आ रही थी वो सारा चीज खरीद खरीद के रख लिया। तो क्यों खरीदा? क्योंकि एक्सपेक्ट किया कि कल से प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज तुम्हें लगेगा ना कि कल से इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फिर एक महीने बाद बढ़ जाएंगे, तो तुम आज ही उसका डिमांड ज्यादा करने लगोगे। तो वही है यहाँ पे कि अगर तुम्हें लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो करेंट प्राइसेस से बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, तो तुम खरीदोगे, बढ़ने घटने दोनों पे खरीदोगे। क्यों? बढ़ेंगे तो इसलिए खरीदोगे कि मुझे चाहिए कंप्यूटर, कल को बढ़ गया तो फिर मुझे महंगा खरीदना पड़ेगा, तो अभी खरीद लो।
अगर तुम्हें लगा कि घटेगा गिरेगा, तो वहां पे भी तुम क्या करोगे, वहां पे करंट डिमांड के हिसाब से तुम्हारा डिमांड चेंज हो जाएगा कि अब तुम खरीदोगे ही नहीं, कि नहीं पहले गिर जाने तो फिर खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो वही है कि अगर रिटेलर्स ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट मंथ से प्राइस जो है बढ़ जाएगा, तो इस महीने उनका डिमांड जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, अब ये एक फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि एक्सेप्शनल डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सारे सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्रेजेंट में देखते हैं कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस घटेगा डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ठीक है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, सब कुछ प्रेजेंट है। ये फॉरवर्ड लुकिंग है एकमात्र। तो अगर क्वेश्चन में इनकेस पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग डिमांड, जो कि फ्यूचर में देख करके डिमांड बताता है, तो वो कौन सा है? ये। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा ये सारी चीजें क्या थी? अभी तक जो भी हमने देखा ये था इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, कि इंडिविजुअल एक आदमी का डिमांड कैसे डिसाइड होगा। तो एक आदमी का डिमांड कैसे डिसाइड होगा? तो प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, ठीक है, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन। तो इसको ऐसे याद रख लो, पी पी आई टी ई। ठीक है, प्राइस उस गुड का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ये तो था कि तुम्हारे अकेले का। ठीक है, अब मान लो मुझे निकालना हो कि नहीं नहीं मुझे एक आदमी का नहीं, मुझे पूरे मार्केट का बताओ, पूरे मार्केट का डिमांड किस पे डिपेंड करेगा। तो पूरे मार्केट का डिमांड मतलब क्या? तुम सबका इंडिविजुअली ऐड कर दो, वही तो पूरे मार्केट का डिमांड है ना, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। यही पूरा का पूरा इंडिविजुअल मार्केट डिमांड है। तो सारे इंडिविजुअल्स का सम इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। तो तुमको लगता है कि मार्केट डिमांड में कुछ अलग चीजें होंगी? नहीं होंगी, सेम इंडिविजुअल वाली होंगी। कुछ चीजें बस एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो मार्केट डिमांड किस पे डिपेंड करेगा? तो बाकी तो सारे रहेंगे, जो वो 5 हैं, PPITE। उसके अलावा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितना बड़ा, डिमांड उतना बड़ा। ठीक है, जैसे प्राइस है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। मार्केट के लिए सेम चीज होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन भी आ जाएगा कि पॉपुलेशन जितना बड़ा होगा, प्राइस घटने से डिमांड उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन जितना छोटा होगा, प्राइस घटने की वजह से डिमांड उतना कम बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन। ठीक है, साइज तो हो गया कि लार्जर पॉपुलेशन तो ज्यादा, कंपोजिशन भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने मर्द हैं, ये भी डिपेंड करता है। कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ मर्दों के लिए है, मतलब सिर्फ यंग्स के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए है, मान लो कि एडल्ट्स के लिए नहीं है, तो फिर अगर यंग वन कम है तो फिर कम बिकेगा। ठीक है, अगर एडल्ट्स के लिए और एडल्ट ज्यादा है तो फिर ज्यादा बिकेगा। तो इन पे भी डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे भी। इसके बाद सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करता है कि कई बार कुछ चीजें होती हैं जो कि नो मैटर उसका प्राइस बढ़े घटे। जैसे मान लो कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी कोई जैकेट अगर 20 रुपए में भी मिल रहा हो, 50 रुपए में भी मिल रहा हो, 500 में भी मिल रहा हो, तो तुम नहीं खरीदने जाओगे, तुम देखने ही नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि सीजन नहीं है। ठीक है, जैसे उसका सीजन आएगा तब उसका प्राइस कितना भी हो तुम उसको खरीदोगे। सेम चीज यहाँ पे होता है कि सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करता है। जैसे उस चीज का सीजन जाता है उस चीज का डिमांड कम हो जाता है, और उसका सीजन आता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला और रेन कोट, अभी बारिश का मौसम आया है तो अम्ब्रेला और रेन कोट का अपने आप डिमांड बढ़ गया। विंटर आएगा तो फिर वही जो भी जैकेट्स वगैरह होंगे, स्वेटर्स होंगे, उनके प्राइसेस उनके डिमांड बढ़ जाएंगे। तो ये होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, वो 5, PPITE प्लस तुम्हारा साइज एंड कंपोजिशन और सीजन एंड वेदर। अब नेक्स्ट आता है डिमांड फंक्शन। तो जो जो चीजें अभी हमने पढ़ी, PPITE और प्लस साइज कंपोजिशन, बस उसी का हमें एक वर्जन लिखना है कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट हैंड, बेसिकली इसको समझो कि शॉर्ट में लिखना और कुछ नहीं है।
तो शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या होता है, तो डिमांड फंक्शन क्या है, एक शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल सेंटेंस है जो कि जितने भी फैक्टर्स हमने अभी सेंटेंसेस में पढ़े उसको शॉर्ट में लिख देना। तो जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्स क्या है यहाँ पे, डी एक्स का मतलब है, डी का मतलब है डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑफ डिमांड, एक्स है यहाँ पे कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी का डिमांड कितना होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, इनकम, वाई से इनकम को डिनोट करते हैं, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही मार्केट डिमांड किस पे डिपेंड करेगा, तो सेम चीज, ये तो सारे रहेंगे, पी एक्स पी आर वाई टी एफ, इसके अलावा पॉपुलेशन, उसका साइज एंड कंपोजिशन, इसके अलावा हमारा सीजन, और इसके अलावा वेदर, सीजन एंड वेदर, ये सब सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, यहाँ पे डी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन साइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे पैसा जो है बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट है, मतलब सारा का सारा पैसा दो ही चार लोगों के हाथ में जा रहा है, तो फिर वहां पे सबके हाथ में पैसे नहीं रहते, तो फिर डिमांड सब नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे तुम 100 लोगों को 100 रुपए दे दो, ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन तुम 2 लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दो और बाकी के 98 लोगों को तुम सिर्फ 1-1 रुपए दो, तो अपने आप यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ, एफ का मतलब है फंक्शन, मतलब कि किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक, जैसे मान लो कि तुमने एक कंप्यूटर को बोला कि प्रेडिक्ट करो हाउ मेनी आइसक्रीम ट्यूब्स टब्स विल अ सिटी विल बाई दिस जुलाई, कि इस साल ये जो शहर है, नोएडा शहर है, वो कितने आइसक्रीम के टब खरीदेगा, तुमने कंप्यूटर को बोला। तो यहाँ पे तुम कंप्यूटर को क्या क्या चीजें दोगे, तुम जैसे चैट जीपीटी या फिर एआई से पूछो, ठीक है, बोलो कि तुम ऐसे वर्क करो जैसे तुम एकदम ब्लैंक हो, तुम्हारे पास कोई भी इन्फो नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो फिर मुझे बताओ कि नोएडा शहर कितना आइसक्रीम टब खरीदेगा। तो वो तुमसे कुछ चीजें मांगेगा कि तुम मुझे कुछ कुछ चीजें दो, डेटा दो, तो मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा कि वो कितना खरीदेंगे। तो उसे वो तुमसे डेटा क्या मांगेगा, तो बोलेगा कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम दे दो, उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस दे दो, एवरेज फैमिली इनकम दे दो नोएडा का, करंट एसर्शन ट्रेंड, एसर्ट ट्रेंड दे दो कि अभी जो प्राइस हाइक है वो होगा कि नहीं, फिर सिटी का पॉपुलेशन दे दो, और पीक समर है ये भी बता दो, ठीक है, कि जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है, तो उसके बेसिस पे वो तुरंत प्रेडिक्ट करके बता देगा यहाँ इतना इतना है। तो ये चीजों पे हमें डिपेंड करना होता है। ठीक है, दूसरा एक डिमांड फंक्शन जो होता है वो सिर्फ यही बताता है रिलेशनशिप, कि क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, वो ये नहीं बताता कि डिमांड कितना बढ़ेगा या फिर घटेगा। मतलब अगर हमने ये बोला कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट कितना प्राइस होने में, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि दूध अभी 30 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, और 100 पैकेट बिक रहा है, तो दूध अगर 32 रुपए का हो गया तो डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि दाम बढ़ गया। लेकिन कितना घट के होगा, 90 होगा या 80 होगा या 20 होगा, कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो डिमांड फंक्शन ये नहीं बताता। ठीक है, डिमांड फंक्शन सिर्फ हमें ये बता देता है कि हाँ ये घटेगा, कितना घटेगा इसका यहाँ पे कोई अंदाजा नहीं मिलता। ठीक है, तो हमें यहाँ से सिर्फ ये पता चलता है कि कितना बढ़ेगा या घटेगा, इसमें ये नहीं बताता। ठीक है, तो सिंपल है, इंडिविजुअल डिमांड में टोटल 5 वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, पी पी आई टी ई, प्लस इसमें 3 होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये निकालते हैं। नेक्स्ट डिमांड स्केड्यूल से देखना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज वही, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल देखना है। तो सबसे पहला तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता क्या है, तो सेम जो हम अभी तक डिमांड, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड देख रहे थे, उसी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में कर दें, यानी कि टेबल के फॉर्म में कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल। तो ये बस एक टेबल है जो कि साइड बाय साइड
अलग अलग प्राइसेस दिखाता है कमोडिटी के, और हाउ मच क्वांटिटी अ बायर और ऑल द बायर्स टुगेदर इज विलिंग टू परचेज एट ईच प्राइसेस। ठीक है, बाकी सब चीजें अगर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि एक एक साइड हम लिख देंगे प्राइस और एक साइड हम लिख देंगे क्वांटिटी। ठीक है, बाकी सारी चीजों का मतलब कि जैसे वेदर का इन्फ्लुएंस हो गया, इनकम का इन्फ्लुएंस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये सारी चीजों को हम कांस्टेंट मान लेंगे। और एक साइड रखेंगे प्राइस, की जैसे 10 रुपया रखा तो 5 खरीद रहा है, 8 रुपया रखा तो 4 खरीद रहा है, 6 रुपया रखा तो 3 खरीद रहा है, 2 खरीद रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये डिमांड स्केड्यूल दिखा रहा है। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक मार्केट। तो यही अगर एक पर्टिकुलर आदमी का हम दिखाएं कि एक पर्टिकुलर इंसान एट अ गिवन प्राइसेस कितनी कितनी क्वांटिटीज खरीदेगा, तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और अगर वही चीज हम दिखाएं कि उसी पर्टिकुलर प्राइस पे पूरी की पूरी मार्केट यानी कि सारे इंडिविजुअल्स कितना कितना खरीदेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि सारे इंडिविजुअल्स का हम ऐड करते जाते हैं, कि 10 रुपए पे एक इंडिविजुअल 5 खरीद रहा है, एक 2 खरीद रहा है और एक 3 खरीद रहा है। ऐसे ही एक 8 रुपए पे एक 4 खरीद रहा है, एक 1 खरीद रहा है और एक 2 खरीद रहा है। तो सबका ऐड करेंगे तो वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिमांड क्या रेफर करता है, तो इट रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ बायर अक्रॉस ऑल पॉसिबल प्राइसेस, व्हाइल क्वांटिटी दिखाता है डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स एट वन पर्टिकुलर प्राइस। मतलब कि डिमांड यहाँ पे क्या दिखाता है, तो होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ बायर, कि हर पॉसिबल प्राइस पे एक बायर का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, हर प्राइस पे एक बायर कैसे बिहेव करेगा, कितना खरीदेगा। जबकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या दिखाता है, कि कितना क्वांटिटी डिमांड किया, ये दिखाता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो कितना पर्टिकुलर आदमी कितना चीज कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, कितना क्वांटिटी मांग रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि डिमांड फॉर अ नोटबुक इज 6 यूनिट्स, ठीक है, कि एक नोटबुक का डिमांड 6 यूनिट है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होगा, कि क्वांटिटी डिमांडेड इज 6 यूनिट एट प्राइस 30। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हमने बोल दिया कि 6 यूनिट का डिमांड है नोटबुक के, तो मैं बोलूंगा ठीक है 6 यूनिट का डिमांड है, तो मैं 30 रुपए वाला नोटबुक 40 रुपए में कर देता हूँ, मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे तो अपने आप ये प्राइस यूनिट कम बिकने लगेगा, तो अब ये 4 यूनिट पे ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमें बताना पड़ेगा कि एट 30 रुपीज डिमांड जो है वो 6 यूनिट है। ठीक है, फिर प्राइस चेंज होगा तो अलग यूनिट आ जाएगा। तो उसी डिमांड स्केड्यूल का एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, कि जैसे अगर हम इंडिविजुअल का देखें तो मान लो कि प्राइस ऑफ नोटबुक है 50, तो कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं मैं अकेले, 2। अगर 40 रुपया हुआ तो मैं 4 खरीद रहा हूँ, 30 रुपया हुआ तो मैं 6 खरीद रहा हूँ, 20 रुपया हुए तो 8 खरीद रहा हूँ, और 10 रुपया हुआ तो 10 खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये दिखाता है कि अलग अलग प्राइसेस पे मैं एज एन इंडिविजुअल अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे फॉल हो रहा है, क्वांटिटी मेरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी चीज को अगर मान लो कि अगर हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल में करें, तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल में क्या बनेगा ये, तो देखो मार्केट डिमांड में अभी भी प्राइस वही है और मैं वही हूं, या फिर इसमें कोई रिया है, कोई कबीर है, कोई सिमरन है। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, कि इतने इतने प्राइस पे रिया जो है वो इतना इतना खरीद रही थी। ठीक, लेकिन मार्केट डिमांड स्केड्यूल जब हम करेंगे तो हम रिया प्लस कबीर प्लस सिमरन प्लस ऐसे जितने भी लोग होंगे सबका ऐड कर देंगे। तो 50 रुपए पे रिया खरीद रही थी 2, कबीर खरीद रहा था 1 और सिमरन खरीद रही थी 1। लेकिन 40 रुपए पे रिया 4 खरीदने लगी, कबीर 2 खरीदने लगा और सिमरन भी 2 खरीदने लगी। तो मार्केट डिमांड टोटल कितने का हुआ, 50 रुपए पे हुआ 4 का, और 40 रुपए पे हुआ 8 का, क्योंकि 4 + 2 टोटल 8। ऐसे ही 10 रुपए पे गया तो टोटल मार्केट डिमांड बना 20। तो यही है मार्केट डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। यहाँ पे जो मार्केट डिमांड स्केड्यूल है वो हॉरिजॉन्टल समेशन से आता है, कि हॉरिजॉन्टली हमने सबको ऐड कर दिया। ठीक है, वहां से आता है। और डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड जो होते हैं वो टेक्निकली डिफरेंट टर्म्स है। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक स्पेसिफिक प्राइस से टैग्ड होता है, कि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इस प्राइस पे डिपेंडेंट है, जैसे ही प्राइस चेंज होगा ये क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे 50 से 40 हुआ, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे 4 से 8 हो गया। ठीक है,
तो ये चेंज होता रहता है। तो ये, और तीसरा चीज की जो डिमांड स्केड्यूल है वो हमेशा मान करके चलता है कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, कि मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज होता है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या होता है, तो इट इज सिंपली ग्राफिकल पिक्चर। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसी का टेबुलर से ग्राफिकल पिक्चर। तो सेम चीज को जब हम टेबल में देख रहे थे तो क्या था वो, डिमांड स्केड्यूल, और उसी को जब हम ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे तो क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशन क्या है कि प्राइस, कन्वेंशन मतलब ऐसा शुरू से माना गया है कि प्राइस जो है इट इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, प्राइस होगा, और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब इसके अलावा जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इट कॉजेज द चेंज, कि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब इसका किसी से कोई मतलब नहीं, ये अपने आप चेंज होता रहेगा। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, तो ये प्राइस पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा ये भी चेंज होगा, ये अपने मर्जी से चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम एक इंडिविजुअल का देखते हैं और मार्केट में सबका ऐड करके देखते हैं। तो जैसे मान लो कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व में देखें तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे हमने पर्टिकुलर प्राइस पे देखा था कि 50 रुपए में का था तो 2 खरीद रहा था। फिर यहाँ से मान लो ये हमारा प्राइस है, 50 का था तो 2 खरीद रहा था। फिर 40 का हुआ तो 4 खरीदने लगा। फिर जब 30 का हुआ तो 6 खरीदने लगा। फिर 20 का हुआ तो 8 खरीदने लगा, और जब 10 का हुआ तो 10 डिमांड करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 6 8, अब 10 क्वांटिटी खरीदने लगा। सेम चीज हम इंडिविजुअल वाला बस यहाँ पे मार्केट वाला लगा देंगे, कि 50 का था तो यहाँ पे 10 डिमांड हो रहा था, 40 का हुआ तो 18 डिमांड होने लगा, 30 का हुआ तो 25 डिमांड होने लगा, 20 का हुआ तो 40 डिमांड होने लगा, 10 का हुआ तो 50 डिमांड होने लगा। ठीक है, तो वो मार्केट का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये जो हमने डिमांड कर्व का ये जो स्लोप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये स्लोप हमें क्या बताता है कि कितना स्लोप है। जैसे मान लो कि कोई स्लोप है इतना ही हो, ठीक है, किसी में स्लोप हो सकता है इतना हो, और किसी में सीधा सीधा हो। तो ये स्लोप हमें क्या बताता है, तो स्लोप हमें बताता है कि कितना स्टीप या फिर कितना फ्लैट ये कर्व है। तो मैथमेटिकली हमें स्लोप डिमांड को हम ऐसे बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, यानी कि डेल्टा पी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब हमें पता है कि चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको मानते हैं P1 और इसको मानते हैं P2, तो हम क्या कर देंगे, अगर स्लोप ऐसे जा रहा है तो हम, अगर ये पुराना है ये नया है, तो फिर P2 माइनस P1 हमेशा न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली, और डेल्टा क्यू क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी। मान लो क्वांटिटी 40 से 20 हुआ, और प्राइस कहाँ से कहाँ हुआ, तो प्राइस हुआ 20 से 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक दिया हुआ है कि रिया का स्केड्यूल दिया हुआ है कि मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी 4 यूनिट्स 40 रुपीज। जब 40 रुपीज का था तो वो 4 यूनिट्स खरीद रही थी। ठीक है, यहाँ से 4 यूनिट खरीद रही थी, और जब ये 20 रुपए का हुआ यहाँ पे आया तो अब वो 20 यूनिट खरीद रही है। ठीक है, 8 यूनिट खरीद रही है। तो डेल्टा पी कितना हो गया, 20 माइनस 40। ठीक है, तो 20 माइनस 40 हो गया, तो ये माइनस 20 हो गया, और डेल्टा क्यू हो गया 8 माइनस 4 यानी कि प्लस 4, तो माइनस 20 चेंज इन प्राइस अपॉन 4 यानी कि माइनस 5। अब माइनस 5 तो यहाँ पे 5 तो है, लेकिन जो ये नेगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि जो स्लोप है वो यहाँ पे इनवर्स, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, अब ये जो मार्केट डिमांड है इसका कर्व फ्लैटर क्यों दिखता है, कि अगर कोई मान लो कि फ्लैटर है तो इसका मतलब बिगर चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है फॉर सेम चेंज इन प्राइस।
इसका मतलब कि जो मार्केट डिमांड है इट एड्स अप द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मेनी बायर्स इवन अ स्मॉल प्राइस फॉल कॉजेज अ मच लार्जर जंप इन टोटल क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि अगर मान लो कि एक मैंने ग्राफ बनाया और उसमें ऐसा बना, और एक मैंने और ग्राफ बनाया उसमें ऐसा बना, तो ये ज्यादा स्टीपर है और ये थोड़ा सा फ्लैट है, क्योंकि हल्का सा और ऊपर उठता जाएगा तो एकदम ही फ्लैट हो जाएगा। तो ये फ्लैट क्यों हुआ? मान लो कि अगर प्राइस यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे भी प्राइस 10 है, यहाँ पे 20 है, तो पहले यहाँ पे 20 रुपए में 10 डिमांड हो रहा था और 10 रुपए में 15 डिमांड होने लगा। तो फिर यहाँ पे 20 रुपए में अगर 40 डिमांड था तो 10 रुपए में अब मान लो 200 डिमांड होने लगा। तो देखो प्राइस में चेंज सेम हुआ है, यहाँ पे भी 20 से 10 हुआ, 10 ही रुपए का चेंज हुआ, यहाँ पे भी 20 से 10 हुआ, 10 ही रुपए का चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ 5 बढ़ी और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? लगभग 160 बढ़ गई। तो अगर कोई डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर हो रहा है, ज्यादा फ्लैट हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए है कि एक इंडिविजुअल का अगर देखा जाए सिर्फ चेंज, तो वो 10 रुपए के चेंज में ज्यादा चेंज नहीं करेगा। 10 रुपए के चेंज में ठीक है, पहले 10 खरीदता था, अब 15 खरीदेगा। लेकिन अगर सारे पॉपुलेशन को ऐड कर दें तो सारा पॉपुलेशन मिल करके तो और भी ज्यादा खरीदने लगेगा ना, क्योंकि सबने 5-5 ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। तो प्राइस सिर्फ 10 ही रुपए का चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मान लो कि एक मोबाइल रिचार्ज शॉप है और ये जो मोबाइल रिचार्ज शॉप है वहां पे एक कस्टमर का डिमांड कर्व अगर डेटा पैक के लिए देखा जाए तो हमेशा स्टीप होगा, क्योंकि वो हमेशा 2 ही पैक खरीदेगा चाहे कोई भी प्राइस हो। ठीक है, कि मान लो कि एक नेट वाला खरीद लिया, एक कॉलिंग का खरीद लिया, या फिर उसके पास 2 सिम है तो 2 डेटा पैक खरीद लिया। लेकिन अगर 500 कस्टमर्स खरीदने जाएंगे तो फिर वहां पे मार्केट डिमांड फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग 2-2 खरीदेंगे तो बहुत सारा दिखेगा। तो टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनी जो है ना वो हमेशा स्लोप अपने मार्केट डिमांड कर्व का पढ़ती है। ठीक है, कभी भी इंडिविजुअल का नहीं स्टडी करती। तो डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट से राइट, यानी कि हमेशा ऐसे स्लोप करेगा, कभी भी ऐसे स्लोप नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करेगा। ठीक है, ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनवर्स प्राइस रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ता जाएगा तो डिमांड भी बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा होता मतलब प्राइस इतना है तो क्वांटिटी कम है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया, प्राइस और बढ़ गया डिमांड और बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मार्केट डिमांड कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल में एक एक आदमी कम कम ही क्वांटिटी में चेंज करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। और जो स्लोप होता है वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, और ये हमेशा निगेटिव वैल्यू ही देगा, कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा। हमेशा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है। फिर आता है नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अब ये जो फ्रेज में अदर थिंग्स हैं, अदर थिंग्स का मतलब कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि बाकी सारी चीजें ये क्या है, तो इनकम हुआ, सीजन हुआ, ये सब का जो भी इफेक्ट है वो सब कुछ कांस्टेंट अगर रहे तो वो, इसका मतलब ये होता है कि इट इज सेंट्रल टू दिस लॉ। इसका एक स्पेशल लैटिन नेम है जिसको हम बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। इसका मतलब होता है कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। ठीक है, कि बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहे तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब इसके इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। ठीक है, तभी ये ट्रू होगा कि इनकम जो है वो सेम रहे, इनकम चेंज नहीं हो रहा, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कस्टमर के सेम रह रहे हैं, वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्यूचर में। ठीक है, कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा या घटेगा।
प्राइसेस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी नहीं चेंज हो रहे हैं, फैशन और सीजन रिलेटेड प्रेफरेंसेस सेम रह रहे हैं, और जो कंज्यूमर का इनकम है वो भी सेम रह रहा है, मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रह रही हैं, तभी ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये काम क्यों करता है, मतलब व्हाई डज इट वर्क। तो इसके दो एग्जांपल है, पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि द मोर यू कंज्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट द लेस सेटिस्फेक्शन यू विल गेट फ्रॉम फर्दर क्वांटिटीज। ठीक है, कि तुम किसी चीज का जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करते जाओगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा कम होता जाएगा। तुमने पहला गुलाब जामुन खाया तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे पे कम अच्छा लगेगा, तीसरे पे और कम अच्छा लगेगा, चौथे पे और कम, पांचवे पे और कम, 15-20 जाते जाते तुम्हारा मन नहीं करेगा खाने का क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम होता गया। तो इसी को डिमिनिशिंग, डिमिनिश का मतलब वैल्यू कम होना, और मार्जिनल यूटिलिटी की हर एक्स्ट्रा वाले से जो यूटिलिटी मिल रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि द एज अ कंज्यूमर बाइज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है मार्जिनल यूटिलिटी है उस एडिशनल यूनिट से वो गिरता रहेगा। तो जो कंज्यूमर है अब वो लोअर प्राइसेस में खरीदेगा, ज्यादा प्राइसेस में नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो विच इज एग्जैक्टली वाई डिमांड राइजेस व्हेन प्राइसेस फॉल। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो अपने उसका इनकम जो है वो लिमिटेड होता है, कि एक लिमिटेड इनकम को ऐसे खर्च करना चाहता है दो चीजों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट हो वो इक्वल हो दोनों के लिए। मतलब कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम दो चीजों पे खर्च करते हो एक्स और वाई दोनों पे 50-50 रुपए, तो तुम दोनों पे तभी खर्च करोगे जब तुम्हें एक्स पे भी 50 रुपए खर्च करने से 50 रुपए के बराबर का तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और वाई पे भी 50 खर्च करने से 50 के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर ऐसा होता है कि एक्स पे खर्च करते हो तो 50 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन वाई पे तुम 50 रुपए खर्च कर रहे हो, तुम्हें सेटिस्फेक्शन फिर 10 रुपए का मिल रहा है, तो तुम यहाँ पे खर्च नहीं करोगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए अगर तुम दो चीजों पे खर्च करते हो तो दोनों पे तुमको सेम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये हमेशा बराबर होने चाहिए। एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो ये हमेशा एक बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो कि कोई लोकल वेजिटेबल सेलर है, वो टमाटर के प्राइस से 40 रुपए से कम करके 20 रुपए केजी ला दे रहा है। अब ज्यादातर हाउस होल्ड जो होंगे वो ज्यादा टमाटर खरीदेंगे उस सप्ताह। ठीक है, और उसे ज्यादा ही यूज करेंगे, जैसे पहले सैलेड में नहीं खाते थे अब सैलेड, चटनी, एक्स्ट्रा डिशेस सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, टमाटर ज्यादा यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि जो लोअर प्राइस है उसकी वजह से एडिशनल परचेज अब कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो हमने एक्स्ट्रा केजी खरीदा है ना, इससे हमें सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना हमें पहले केजी से मिलता था। जैसे एवरी बाई वन गेट वन एंड क्लियरेंस सेल स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है ना, कई बार तुमको मिलता है कि बाई वन गेट वन, एक खरीदो तो एक और मिलेगा। ठीक है, ये सब कब होता है? जब किसी मॉल, किसी ब्रांड को अपना सामान, अपना स्टॉक बाहर निकालना हो, बेच के खत्म करना हो, वहां पे वो क्या करता है, बाई वन गेट वन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ये इसी का, लॉ ऑफ डिमांड का, कि यहाँ से इफेक्टिव प्राइसेस कट कर देते हैं तो अपने आप उसका सेल बढ़ जाता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ फैक्ट हैं कि पहला इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस विल टेंड टू रिड्यूस द क्वांटिटी, कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, और प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। वन साइडेड होता है कि इसमें ये तो दिखाता है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आएगा, लेकिन क्या क्वांटिटी की वजह से प्राइस में चेंज आएगा, ये नहीं दिखाता। ठीक है, दूसरा एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बताता ये, कि ये तो बताता है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ गया तो क्वांटिटी जो है वो घट जाएगी, डिमांड, लेकिन ये नहीं बताता कि 10% प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कितनी घटेगी, 10% घटेगी या 20% घटेगी या 30% घटेगी, ये नहीं बताता। तो वन साइडेड होता है, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस 10 रुपए से बढ़ा दो तो क्वांटिटी भी जो है वो 10 कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है।
और क्वालिटेटिव है नॉट क्वांटिटेटिव, मतलब कि इसमें क्वालिटी बताता है कि बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा, बस ये नहीं कि कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये नहीं बताता। बाकी फैक्टर्स को क्यों कांस्टेंट रखा जाता है कि डिमांड जो है वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है प्राइस के अलावा, ठीक है, जो हमने देख लिया। लेकिन जो इनकम, टेस्ट, रिलेटेड गुड प्राइसेस एक्सेट्रा, लेकिन अगर हम इन सब को यहाँ पे एक साथ चेंज करें तो हम प्राइस, देखो इन सब में ना प्राइस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। प्राइस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि प्राइस का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पे, कि प्राइस की वजह से सबसे ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे किया जाता है कि प्राइस को ही रख करके सब कुछ देखा जाता है, बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम इन सबको एक साथ देखें कि सबको एक साथ मिलाएं तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, तो हम कभी इस पिक्चर को स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक लॉ नहीं है, ठीक है, ये बिहेवियर के बेसिस पे ये लॉज बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है कि एक्सेप्शंस क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे पहला है गिवन गुड्स, या फिर इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, तो इसको सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे नाम रखा गया था, गिफिन गुड्स, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज देखा था कि जो इंफीरियर स्टेपल फूड्स होते हैं, जैसे खाना खाने वाले, जैसे कोर सीरियल्स, ठीक है, तो वो गरीब घरों में ज्यादा चलते थे। लेकिन जब भी ऐसे बेसिक स्टेपल्स के प्राइसेस गिरते थे तो जो पुअर लोग थे वो एक्चुअली अपने आप को अमीर महसूस करते थे, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है ना यहाँ पे बेसिकली, कि लोग जब चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती हैं या फिर जब उनका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जो सस्ती चीजें होती हैं वो उनको खराब लगने लगती हैं, ठीक है, लोग महंगी चीजें ज्यादा खरीदने रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड जो है ओरिजिनल चीप स्टेपल का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आता है स्टेटस सिंबल या फिर गुड्स ऑफ ओस्टेंटेशन, मतलब कि वेबलेन गुड। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे डायमंड, लग्जरी वॉचेज, ब्रांडेड पेंटिंग्स, ठीक है, ये इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे देखते हो कोई 5 करोड़ की घड़ी पहनता है, ठीक है, कोई 2 करोड़ की घड़ी पहनता है, अब वो 2 करोड़ की घड़ी का वर्थ एक्चुअली 2 करोड़ नहीं है, ठीक है, वो ब्रांड के नाम पे उसका वर्थ है, ठीक है, और क्योंकि वो 2 करोड़ का मिल रहा है इसलिए वो आदमी खरीद के पहन रहा है, कि उसे फील होता है ऐसा कि ये बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, मेरे अलावा बाकी लोग इसको नहीं पहन सकते, इसलिए मैं 2 करोड़ देके इसको खरीदूंगा। तो जो हाई प्राइस है वो अपने साथ खुद एक प्रेस्टीज लेकर के आता है, ठीक है, बाकी डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो जब भी प्राइसेस राइज करेंगे तो जो डिमांड होगा स्टेटस वाले गुड्स का वो राइज करेगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ जाता है। फिर एक आता है फियर ऑफ फर्दर शॉर्टेज, कि ऐसा लगे, अभी मान लो पता चले कि कल से सरसों का तेल मिलना बंद हो जाएगा शायद अगले 6-7 महीने के लिए, ठीक है, तो अभी मान लो कि सरसों का तेल अगर 180 रुपए लीटर है और तुम्हें पता चला कि कल से या फिर परसों से जो ये तेल है अगले 6 महीने तक नहीं मिलेगा, तो तुम जल्दी जल्दी किराना स्टोर पे जाके सामान खरीदोगे, तेल खरीदना शुरू करोगे। अब जब तुम जाओगे तो वो बोलेगा कि नहीं मैं तो 220 रुपए लीटर दे रहा हूँ दूंगा अब, तो भी तुम बोलोगे कि नहीं फिर भी दो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शॉर्टेज का फियर आ जाए तो फिर प्राइस हाई भी हो जाए तो भी लोग खरीदेंगे। फिर आता है इग्नोरेंस, कभी कभी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किसी भी चीज की क्वालिटी को उसके प्राइस से रॉन्ग जज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे उनको ये लगता है कि अगर कॉस्टली है तो बेटर होगा, ठीक है, ज्यादा पैसे दाम लग रहा है तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे केसेस में जो इग्नोरेंस होता है तो हाई प्राइसेस पे लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। फिर आती है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या होती हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उनका प्राइस बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, कॉमन मेडिसिन हो गए, तो इनके प्राइस कितने भी बढ़े घटे इनका हमें फर्क नहीं पड़ता, ये हम खरीदते हैं। फिर फैशन रिलेटेड गुड्स हो गए, ठीक है, कि जो अभी ऐसे गुड्स जो अभी फैशन में है, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे भी ये अपने ट्रेंड के हिसाब से खरीदे जाते हैं। फिर चेंज इन वेदर, कि जैसे ठंडी का मौसम आया तो जैकेट का दाम कितना भी ज्यादा हो हम खरीदते हैं, गर्मी का मौसम आया तो कितना भी कम हो जाए नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस है। अब आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, इस डिमांड कर्व पे मूवमेंट कैसा होता है। तो एक तो होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है
कि व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस टू एंड वी सिंपली स्लाइड अप और डाउन द सेम डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस एंड नथिंग एल्स, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा इट चेंजेस टू। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि जो भी हमारा ग्राफ है उसको अप या फिर डाउन बना देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ से प्राइस, ये हमारा P1 था, प्राइस 1, ये हमारा प्राइस 2, ये हमारा क्वांटिटी 1 और ये हमारा क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 2। तो जब प्राइस कम था तो हम ज्यादा खरीद रहे थे, प्राइस ज्यादा हुआ तो हम कम खरीदने लगे। तो जो ग्राफ पहले हमारा ऐसे बन रहा था उसको अब हम ऐसे बनाने लगे, ठीक है। तो बस हम आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब एक्सटेंशन, कि प्राइसेस में फॉल होगा तो ये क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, तो डाउनवर्ड मूवमेंट सेम डिमांड कर्व पे। और कंट्रैक्शन में क्या होगा कि राइज इन द प्राइसेस, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो एक साथ दोनों का एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जैसे मान लो कि ई कॉमर्स जो फ्लैश सेल होते हैं वो काउंटडाउन टाइमर लगाते हैं, ठीक है, कि अगले 10 घंटे में खरीद लोगे तो सस्ते में मिल जाएगा, अगले 1 घंटे में खरीदोगे तो 600 में मिलेगा, अदरवाइज 700 का हो जाएगा। तो ऐसे लगाते हैं ना कि जल्दी जल्दी लोग खरीद लें। तो वो एग्जिस्टिंग पे ही वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग वाले पे आगे बढ़ा रहे हैं या फिर यहाँ वाले पे एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देखो पहले ये था नॉर्मली, मान लो कि पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब यहां से अगर प्राइसेस बढ़ते गए तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्वांटिटी कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहले 10 खरीद रहे थे, अब 5, अब 2, ठीक है। अब प्राइसेस जब घटते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, कि अब 12 खरीद रहे हैं, अब 14 खरीद रहे हैं, अब 16 खरीद रहे हैं, तो ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि उसी कर्व पे हम मूव कर रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे न्यूमेरिकली दिखाया हुआ है कि अगर 30 रुपए से 20 रुपए हुए तो 6 से 8 यूनिट एक्सपेंशन हो जाएगा, और अगर 30 रुपए से 40 रुपए हुए तो 6 से 4 यूनिट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट में क्या होता है कि शिफ्ट में होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन डिमांड, कि कोई भी एक फैक्टर व्हेन एनी अदर देन कमोडिटीज ओन प्राइस चेंजेस, जैसे इनकम हुआ, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन हुआ, वेदर हुआ, एक्सपेक्टेशंस हुए, तो ये सब चीजें अगर बढ़ घट रही है तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व राइट या लेफ्टवर्ड में शिफ्ट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट में क्या होता है कि इंटायरली या तो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाना या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाना, ठीक है। कि या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ऐसा कब होगा, जब प्राइस के अलावा कोई भी चीज में चेंज है, ठीक है। तो वहां पे जैसे क्या होता है कि मान लो इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हर प्राइस पे या फिर जो क्वांटिटी है वो हायर प्राइसेस पे भी सेम है, मतलब या फिर फेवरेबल चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर। डिक्रीज क्या कब होगा, जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे है 10 यूनिट, यहाँ पे है 12 यूनिट, यहाँ पे है 14 यूनिट, यहाँ पे भी प्राइस है 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो तीनों जगह पे प्राइस जो है वो 10 ही रुपए है। लेकिन 10 ही रुपए पे कभी ये 12 क्वांटिटी खरीद रहा है, कभी 10, कभी 14, तो प्राइस यहाँ पे फैक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि या तो उसका इनकम बढ़ गया या तो उसका सीजन आ गया, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसके रीजंस क्या क्या हैं, तो उसके रीजंस यही हैं कि या तो इनकम बढ़ जाए, या तो प्राइस रिलेटेड आइटम उसका प्राइस में चेंज आ जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो, पॉपुलेशन में चेंज आए, या फिर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आए। फिर आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये बताया था सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट जो एक को हटा के कंप्लीटली उसकी जगह पे आ जाए। जैसे मान लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक लें तो कोल्ड ड्रिंक में जैसे थम्स अप, ठीक है, और मान लो है पेप्सी, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। कि दोनों ब्लैक दिखते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट करते हैं। तो अगर तुम एक का दाम, अगर दोनों का मान लो 40 रुपए अभी प्राइस है, एक का दाम बढ़ा करके तुम अगर 50 कर दो
तो अभी इसका सेल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। ठीक है, जैसे शुगर एंड टी। ठीक है, तो अगर तुम चाय पत्ती के दाम बढ़ा दो तो शुगर का सेल अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जैसे सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स। बाकी सारी चीजें सेम रहे, तो इसको दिखाते कैसे हैं? इसको दिखाते हैं dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई, जहां पे dx क्या है? डिमांड, और x है हमारा कमोडिटी, और पी वाई हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि क्रॉस डिमांड जो होता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए पॉजिटिव होता है, मतलब कि जो डिमांड है वो एक्स के लिए राइज करेगा डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इसके साथ। मतलब ऐसे समझो कि एक्स क्वांटिटी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा जब वाई क्वांटिटी का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि जब थम्स अप का प्राइस बढ़ेगा तो कोका कोला का या पेप्सी का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों सेम साइड जाते हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये नेगेटिव होता है कि एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइस ऑफ टी यानी कि पी वाई अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर शुगर कम होगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हो तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ रहा है। सेम चीज वही डिक्रीज हो अगर तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। सिमिलरली अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज करे तो वहां पे भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे अगर डिक्रीज करे तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। फिर नॉर्मल और गिवन गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल होता है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। लेकिन इंफीरियर या फिर गिवन गुड्स के साथ क्या होता है? इसके ठीक उल्टा हो जाता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनका डिमांड घटेगा। ठीक है, सॉरी, प्राइस घटेगा तो इनका डिमांड भी घटेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनका डिमांड भी बढ़ने लगेगा। क्यों? जैसे एग्जाम्पल में ये है कि मान लो कि तुमको कोई घड़ी अभी मिलने लगे, जैसे आईफोन लोग बहुत ज्यादा खरीदना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर आईफोन जो है वो सिर्फ 5,000 का मिलने लगे सारा आईफोन, तो अभी सबके हाथ में आईफोन दिखने लगेगा, और सैमसंग फिर भी 1 लाख का है। तो अगर तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी तो तुम आईफोन ना खरीद के क्या खरीदोगे? सैमसंग खरीदोगे। तो वहां पे जो आईफोन है वो क्या हो जाएगा? इंफीरियर गुड बन जाएगा। तो जो चीज सब लोग खरीदते हैं वो ऑटोमेटिक इंफीरियर गुड्स बन जाते हैं। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कोई ऐसा सामान है जो कि दिन के 100 रुपए कमाने वाला भी उसको खरीद करके पहनता है या फिर यूज करता है, और दिन के 1 लाख रुपए कमाने वाला भी आदमी खरीद करके यूज करे, ऐसा नहीं होता। जो चीज 100 रुपए वाला आदमी भी अफोर्ड कर ले रहा है, 1 लाख रुपए वाला आदमी उस चीज को क्या मानेगा? इंफीरियर गुड। ठीक है, तो इंफीरियर गुड जो होता है वो सबके लिए सेम नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कोई चीज तुम्हारे लिए इंफीरियर गुड हो, मेरे लिए वो इंफीरियर ना हो, वो नॉर्मल हो। जो चीज मेरे लिए इंफीरियर हो सकता है वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो। तो ये पर्सन टू पर्सन और उसके इनकम और प्राइसेस के हिसाब से डिपेंड करता है। नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? जिनका डिमांड इनकम के साथ कभी चेंज नहीं होता है। किस किस तरह के डिमांड होते हैं? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड। प्राइस का मतलब प्राइस से रिलेटेड रहे। ठीक है, वही जो अभी तक सारा पढ़े हैं। इनकम जो इनकम पे रिलेट करे। क्रॉस डिमांड, डायरेक्ट डिमांड होता है। डिराइव डिमांड होता है कि किसी एक चीज की वजह से एक का डिमांड बढ़ रहा है। फिर कंपोजिट डिमांड और ज्वाइंट डिमांड, कि दो चीजों का एक साथ कैसे डिमांड बढ़ता है, तो वो ज्वाइंट डिमांड हो गया। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म। One, two,